वेलकम टू श्री क्लासेस। आज हम लोग सेट नंबर 16 से जीके, जीएस और कंप्यूटर के प्रश्नों को विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो यहाँ से स्टार्ट होता है जीके जीएस का सेक्टर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है? ऑप्शन ए 153, ऑप्शन बी 136, ऑप्शन सी 124 और ऑप्शन डी 148। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए 153। ठीक है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153 राज्यों में राज्यपाल का प्रावधान करता है। अब देखिए, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। ठीक है, राज्यपाल का जो नियुक्ति होता है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है 5 वर्षों के लिए, और इससे पूर्व भी 5 वर्ष पूर्णे से पहले भी राष्ट्रपति द्वारा उससे त्याग पत्र लिया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए, कभी कभी यह क्वेश्चन भी पूछता है कि भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कौन सी प्रक्रिया का उल्लेख है? तो एक ऐसा पोस्ट है भारतीय संविधान में राज्यपाल जिसको पद से हटाने के लिए किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। इसको पद से हटाने का कोई भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं दिया गया। यहां से हम लोग एक क्वेश्चन को यह भी जानते हैं कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो वो थी सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू जो कहां की बनी थी? तो वो बनी थी यूपी की। अब हम लोग देखते हैं, और भी यहाँ पे 2 अनुच्छेद इंपोर्टेंट है। एक है अनुच्छेद 124 और दूसरा है अनुच्छेद 148। तो अब देखिए, अनुच्छेद 124 जो है, इसमें उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट का स्थापना का वर्णन है। ठीक है, उसी तरह है अनुच्छेद 148। तो अनुच्छेद 148 में नियंत्रण और महालेखा परीक्षक का उल्लेख। ठीक है, तो एक बार हम लोग इस क्वेश्चन को फिर से रिवाइज करते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है? तो यहां हो जाएगा ऑप्शन ए 153। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका का जो होता है प्रधान कौन होता है? वो होता है राज्यपाल। राज्यपाल का नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों के लिए की जाती है, और 5 वर्ष से पहले उससे त्यागपत्र भी मांगा जा सकता है। ठीक है, दूसरा, भारत की जो है पहली महिला जो राज्यपाल बनी थी वो थी सरोजिनी नायडू। कहां से बनी थी? तो यूपी से बनी थी। और भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 124 का संबंध सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से है, और अनुच्छेद 148 का संबंध जो है नियंत्रण और महालेखा का नियुक्ति अर्थात शपथ से है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पृथ्वी की ठोस प्रपट्टी में पाए जाने वाली धातुओं की प्रचुरता के संदर्भ में लौह धातु का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए चौथा, ऑप्शन बी पहला, ऑप्शन सी तीसरा और ऑप्शन डी दूसरा। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन डी दूसरा। ठीक है, तो पृथ्वी की जो ठोस प्रपट्टी है इसमें जो धातु पाया जाता है, तो पहला में आ जाता है एल्यूमिनियम और दूसरा में आ जाता है आयरन। ठीक है, जनरली हम आपको बता देते हैं, तो सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो पाया जाता है ऑक्सीजन, दूसरा जो पाया जाता है वो है सिलिकॉन, तीसरा में है एल्यूमिनियम और चौथा में है आयरन। ठीक है, तो सर्वाधिक कौन पाया जाता है?
भूप्रपट्टी में तो ऑक्सीजन, सेकंड में आता है सिलिकॉन, थर्ड में है एल्यूमिनियम और फोर्थ में है आयरन। तो यहाँ पे बात किया जा रहा है ठोस धातु का, तो धातु में किसका आ जाएगा, एल्यूमिनियम और आयरन। तो आयरन का स्थान क्या हो गया, दूसरा हो गया। नेक्स्ट देखते हम लोग, गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तेलंगाना और ऑप्शन डी कर्नाटक। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। तो गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमको यह जानना है कि गोदावरी नदी निकलती कहाँ से। तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र में नासिक के पास त्रिम्बकेश्वर से निकलती है, स्वर्ग के पास से निकलती है और दक्षिण मध्य भारत पार करते हुए कहाँ, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में मिलती है। ठीक है, अर्थात गिरती है वहीं पे, उसका क्या है, तो अपना जल को विसर्जित करती है। ठीक है, अब देखिए गोदावरी नदी जो है लगभग जो है यह 1465 किलोमीटर का जो एरिया है वहां तक इनका जल 1465 किलोमीटर तक यह नदी प्रवाहित होती है और इसको दक्षिण भारत का गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण भारत का गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। साथ में देखिए, तो गोदावरी नदी पर जो है दो प्रमुख जल विद्युत परियोजना है, एक है पोचमपद और दूसरा है जायकवाड़ी। ठीक है, आई होप यह प्रश्न भी आपको क्लियर हो गया होगा कि गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में है। गोदावरी नदी नासिक के त्रिम्बकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दक्षिण भारत में इसको गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इस पे दो विद्युत परियोजनाएं हैं, एक है पोचमपद, दूसरा है जायकवाड़ी। और जो है गोदावरी नदी जो है ये 1465 किलोमीटर की दूरी पर गमन करती है, मतलब प्रवाहित होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन था। ऑप्शन ए प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ऑप्शन बी कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, ऑप्शन सी बाला साहब गंगाधर खैर और ऑप्शन डी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, अब देखिए, तो भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन था, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। और मूल संविधान में यह जो है प्रावहम शैली के द्वारा या हस्तलिखित किया गया था, हस्तलिखित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है। ऑप्शन ए 44, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 42 और ऑप्शन डी 22। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए 44। तो भारत के संविधान का 44वें अनुच्छेद समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है। ठीक है, अब देखिए, अनुच्छेद 44 में संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से एक है। इसमें क्या है, तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व भी है, एक। अब देखिए, उसी तरह यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, आर्टिकल दर्शाया है 42। तो अनुच्छेद 42 के अंतर्गत काम की न्याय संगत और मनोवांछित दशाओं तथा प्रस्तुति सहायता का उपबंध है। और यहाँ पर जो अनुच्छेद 22 दिया हुआ है, इसके
कुछ जो है कुछ केस ऐसा होता है जिसमें कि गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण का वर्णन किया गया। अगर कोई व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, ठीक है, और यहाँ पर जो अनुच्छेद हम लोग 42 पढ़े तो इसके संगत क्या है, तो न्याय संगत। अब देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है, तो यह क्या है, 44। यह नीति निर्देशक तत्वों में से भी एक है। और जो अनुच्छेद 42 है इसका संबंध है न्याय संगत से या प्रस्तुता सहायता से, और अनुच्छेद 22 जो है इसका संबंध है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण करता है। ऑप्शन ए जीडीपी प्लस विदेशी आय, ऑप्शन बी जीडीपी माइनस विदेशी आय, ऑप्शन सी जीडीपी माइनस मूल्यह्रास, और ऑप्शन डी जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। अब देखिए जीडीपी जो होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है, इसमें जो है पूरा कंट्री का प्लस जो विदेश से अर्जित है सारा कुछ रहता है किसमें, तो जीडीपी में। अगर जीडीपी में से मूल्यह्रास को घटा लिया जाए तो हमको क्या पता चलेगा, शुद्ध घरेलू उत्पाद की, अर्थात शुद्ध घरेलू उत्पाद कितना हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार सूर्य भगवान और उसकी पत्नी उषा को समर्पित है। ऑप्शन ए छठ पूजा, ऑप्शन बी चित्रगुप्त पूजा, ऑप्शन सी बसंत पंचमी, और ऑप्शन डी चेहल्लुम। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए छठ पूजा। तो सूर्य भगवान और उसकी पत्नी उषा को जो समर्पित है वो कौन सा है, तो छठ पूजा है। छठ पूजा ही क्या है, बिहार का मुख्य पर्व है, बिहार का मुख्य पर्व, ठीक है। अब देखिए यह जो छठ पूजा है बिहार, झारखंड, यूपी में बृहद रूप से मनाया जाता है, और साथ ही आप पड़ोसी एक देश को भी ले लीजिए, नेपाल में भी इसको छठ पूजा को बृहद रूप से मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, महेंद्रगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन ए पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी हिमालयी पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन सी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, और ऑप्शन डी पूर्वी घाट। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी पूर्वी घाट। तो महेंद्रगिरी जो है वो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी भारत के उपराष्ट्रपति, और ऑप्शन डी भारत के गवर्नर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी भारत के उपराष्ट्रपति। तो राज्यसभा का सभापति भारत का कौन होता है, तो वो उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। अब देखिए उपराष्ट्रपति अमेरिका की भांति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यह वर्णित है अनुच्छेद 89 में। जिस तरह अमेरिका में उपराष्ट्रपति, अब देखिए भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है, भारत का उपराष्ट्रपति ठीक अमेरिका की भांति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और ये चीज अमेरिका में भी है। अमेरिका की भांति राज्यसभा का सभापति होता है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग ये जान जाते हैं कि राज्यसभा क्या होता है। यह एक अस्थाई सदन है, अस्थाई सदन, ठीक है। और राज्यसभा जो है टोटल इसमें मेंबर का जो अधिकतम संख्या होता है वो 250 हो सकता है। वर्तमान में जो है 245 है,
और इसमें जो है 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट के डैश में स्थित है। ऑप्शन ए उत्तर, ऑप्शन बी दक्षिण, ऑप्शन सी पूर्व और ऑप्शन डी पश्चिम। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी पश्चिम। तो सिंधु नदी जो है ग्रेट इंडियन डेजर्ट के पश्चिम में स्थित है। अब देखिए ग्रेट इंडियन डेजर्ट का जो एरिया होता है तो वो क्या है, जो थार मरुस्थल है इसी को ग्रेट इंडिया डेजर्ट बोला जाता है, जो कहाँ पे है तो राजस्थान में है। ठीक है, अब सिंधु नदी जो है इसके संबंध में हम आपको बताए थे पिछले सेट में कि सिंधु नदी में जो है एक सिंधु जल समझौता हुआ था जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। इसका जो है 20% जल कौन यूज करता है, इंडिया, और 80% जल कौन यूज करता है तो वो पाकिस्तान करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। शाकाहारी जीव खाद्य श्रृंखला में डैश के पोषण स्तर बनाते हैं। ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी चौथा, ऑप्शन सी दूसरा, ऑप्शन डी तीसरा। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी दूसरा। तो शाकाहारी जीव खाद्य श्रृंखला में दूसरा पोषण स्तर बनाता है। अब उसी तरह देखिए कभी पूछेगा कि मनुष्य कैसा बनाता है, तो मनुष्य का जो है खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता में रखा गया, द्वितीय उपभोक्ता में रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी प्रारंभ में यमन से भारत लाई गई कॉफी की एक प्रसिद्ध किस्म है। ऑप्शन ए चारी रियाना, ऑप्शन बी केनेफोरा, ऑप्शन सी गेसा और ऑप्शन डी अरेबिका। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी अरेबिका। अरेबिका प्रारंभ में यमन से भारत में लाई गई कॉफी की एक प्रसिद्ध किस्म है। ठीक है, यह सबसे उच्च कोटि की कॉफी अरेबिका होती है। यह सबसे क्या होती है, उच्च कोटि की कॉफी होती है। और साथ में और भी दो इसका किस्म है जो कि यहाँ पे उपलब्ध होता है। एक होता है रोबस्टा और दूसरा होता है लिबेरिका। तो भारत में प्रारंभ में यमन से भारत लाई गई जो कॉफी की प्रसिद्ध किस्म है वो क्या है, अरेबिका। इसको उच्च कोटि का कॉफी का संज्ञा दिया गया है। और भी दो है, एक है रोबस्टा और लिबेरिका। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अकबरनामा अबुल फजल द्वारा डैश खंडों में रचित अकबर के शासनकाल का इतिहास है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी 3। तो अकबरनामा जो है अबुल फजल द्वारा 3 खंडों में रचित अकबर के शासनकाल का इतिहास है। अब देखिए जो प्रथम खंड है, इसमें प्रथम खंड में जो वर्णन किया गया है तो अकबर के पूर्वज का वर्णन है। अकबर के पूर्वज अर्थात तैमूर से लेके हुमायूं तक, तैमूर से हुमायूं तक। भाग 2 में जो है उसमें अकबर का शासनकाल का वर्णन किया गया है। सॉरी, भाग 2 में जो है हाँ अकबर का शासनकाल का वर्णन किया गया है। अकबर का शासनकाल का वर्णन है। और तीसरा जो भाग है उसमें आईने अकबरी का वर्णन किया गया है। आईने अकबरी का वर्णन किया गया है।
अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है कि अकबरनामा किस भाषा में लिखी गई है। तो अकबरनामा जो है यह लिखी गई है फारसी भाषा में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ज्योतिबा फुले द्वारा निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए ब्रह्म समाज, ऑप्शन बी सत्यशोधक समाज, ऑप्शन सी प्रार्थना समाज, ऑप्शन डी आर्य समाज। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी सत्यशोधक समाज। तो ज्योतिबा फुले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। अब देखिए यह सत्यशोधक समाज का स्थापना कब किया गया था। तो यह किया गया था 1873 ईस्वी में। ठीक है, अब देखिए इनका जो जन्म हुआ था यह कब हुआ था। तो ज्योतिबा फुले का जन्म हुआ था 1827 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था। तो एक माली के घर हुआ था, माली के घर हुआ था। अब देखिए जैसे यहाँ पे ब्रह्म समाज है, तो ब्रह्म समाज का स्थापना कौन किए थे। तो ब्रह्म समाज का किए थे राजा राम मोहन राय। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें सोडियम के समान गुण होते हैं। ऑप्शन ए बेरिलियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी पोटेशियम और ऑप्शन डी लिथियम। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी लिथियम। तो न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार लिथियम में सोडियम के समान गुण होता है। ठीक है, अब देखिए सोडियम जो है लिथियम के बाद सोडियम का जो स्थान होता है वो 8वां है। इसको ध्यान रखिएगा कि लिथियम के बाद सोडियम का स्थान क्या है। तो यह 8वां है। और सोडियम जो है यह क्या होता है, अत्यंत क्रियाशील गैस। क्रियाशील गैस। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कावेरी संक्रमण या संक्रमण अक्टूबर महीने में डैश में मनाए जाने वाला एक त्योहार है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी तेलंगाना। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक। तो कावेरी संक्रमण जो है अक्टूबर महीने में कर्नाटक में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जब सेना विधि प्रवृत्त हो तब संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों को पर निबंधन अधिरोपित किए जा सकते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 33, ऑप्शन बी अनुच्छेद 358, ऑप्शन सी अनुच्छेद 359 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 34। तो यहाँ पे हो जाएगा अनुच्छेद 34। ठीक है, अब देखिए इससे हम लोग समझ जाते हैं जब किसी क्षेत्र पर कोई क्षेत्र है अगर यहाँ पर सेना का शासन लागू होता है तो वहां पे क्या किया जाता है, कुछ मौलिक अधिकार को रोक लगा दिया जाता है। और ये किसके द्वारा होता है। तो अनुच्छेद 34 के द्वारा होता है। ये प्रश्न भी आई है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्न में से किस आंगल विधि शास्त्र का जनक कहा जाता है। ऑप्शन ए आइंस्टाइन को, ऑप्शन बी बेथम को, ऑप्शन सी सामंड को और ऑप्शन डी रास्को पाउंड को। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए आइंस्टीन को। तो अब देखिए विशेषणात्मक प्रमाणवाद का प्रणेता किसको बोला जाता है। तो वो बोला जाता है आइंस्टीन को बोला जाता है। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है। तो आंगल विधि शास्त्र का जनक भी बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 24 जनवरी, ऑप्शन बी 25 जनवरी, ऑप्शन सी 26 जनवरी और ऑप्शन डी
27 जनवरी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए 24 जनवरी। तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न को देखेंगे। देखिए यह सब क्वेश्चन करेंट अफेयर से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मार्च 2023 में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अरुण कुमार सिंह, ऑप्शन बी जी कृष्ण कुमार, ऑप्शन सी अश्वनी कुमार और ऑप्शन डी ललित कुमार गुप्ता। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी जी कृष्ण कुमार। तो इसी के साथ हम लोग जीके के प्रश्नों को विस्तार पूर्वक डिस्कस किए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के प्रश्नों को। तो देखिए यहां से स्टार्ट होता है कंप्यूटर का सेक्टर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट का रंग बदलने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए टेक्स्ट हाइलाइटर रंग, ऑप्शन बी फ्रंट रंग, ऑप्शन सी शेडिंग और ऑप्शन डी स्टाइल। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रंट रंग। अब देखिए एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट का रंग बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो फ्रंट रंग का प्रयोग किया जाता है। इस टाइप का ब्रैकेट रहता है और यहाँ पे छोटा छोटा कलर का आइकॉन बना हुआ रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, गूगल डॉक्स में वर्ड काउंट में निम्न विकल्पों में से कोई एक नहीं है, वह इनमें से कौन सा है? ठीक है, तो हमको नहीं वाले को खोजना है। ऑप्शन ए पेज, ऑप्शन बी पैराग्राफ, ऑप्शन सी कैरेक्टर और ऑप्शन डी वर्ड। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी पैराग्राफ जो है यह क्या है? नहीं है। नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं गूगल डॉक्स का बात किया जाए, शेयर, न्यू, ओपन, मैक एंड कॉपी, डाउनलोड, रीनेम, यह सारा ऑप्शन उपलब्ध है, जबकि पैराग्राफ ऑप्शन उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, मान ले कि सेल A1, A2, B1 और B2 की सामग्री क्रमशः 0, 0, A और 0 है। निम्नलिखित माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सूत्र का आउटपुट कितना होगा? इक्वल टू काउंट A1 रेशियो B2। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 0 और ऑप्शन डी 3। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी 3। अब देखिए यह 3 होगा क्यों? तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि 3 संख्यात्मक है, 0, 0, 0। तो इसी आधार पे यहाँ पे हो जाएगा 3 और 1 क्या है? तो ये अल्फाबेटिकल है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, डिलीटेड ईमेल किसमें संग्रहित होते हैं? ऑप्शन ए ड्राफ्ट, ऑप्शन बी ट्रेस, ऑप्शन सी इनबॉक्स और ऑप्शन डी सेंट मेल। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी ट्रेस में। कोई भी अगर ईमेल को हम लोग डिलीट कर देते हैं तो वो क्या होता है? ट्रेस बॉक्स में चले जाता है, यहाँ से हम लोग उसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1 नंबर में ब्लूटूथ उपकरण, 2 में दिया हुआ है तार रहित फोन, 3 में दिया हुआ है सूक्ष्म तरंग अवन और 4 में दिया हुआ है वाईफाई उपकरण। इनमें से कौन से 2.4 और 2.5 GHz रेडियो आवृत्ति बैंड पर प्रचालन कर सकते हैं? ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 3 और 4, ऑप्शन सी 1, 2 और 4 और ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी सभी पर रेडियो परिचालन 2.4 से 2.5 GHz तक हो सकता है, या चारों पे हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग,
दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है आयाम मॉड्यूलेशन द्वारा। ऑप्शन ए आयाम मॉड्यूलेशन द्वारा, ऑप्शन बी आवर्ती मॉड्यूलेशन द्वारा, ऑप्शन सी कला मॉड्यूलेशन द्वारा और ऑप्शन डी कोण मॉड्यूलेशन द्वारा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए आयाम मॉड्यूलेशन द्वारा। तो दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का जो संचरण होता है वह कैसे होता है, तो आयाम मॉड्यूलेशन द्वारा होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मोबाइल फोन में प्रयुक्त CDMA प्रौद्योगिकी है। ऑप्शन ए कंप्यूटर डेवलपमेंट मैनेजमेंट एप्लीकेशन, ऑप्शन बी कोड डिवीजन मल्टीपल एप्लीकेशन, ऑप्शन सी कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस और ऑप्शन डी कोड डिवीजन मोबाइल एप्लीकेशन। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। CDMA का जो फुल फॉर्म क्या होता है, तो कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। अब देखिए CDMA का उपयोग ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम में भी किया जाता है और CDMA का उपयोग जो है यह जो है 3G मोबाइल में भी किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इंटरनेट पर www का अर्थ है। ऑप्शन ए वर्ड्स वर्ड्स वर्ड्स, ऑप्शन बी वाइड वर्ल्ड्स वर्ड्स, ऑप्शन सी वाइल्ड वर्ल्ड वाइड वेब और ऑप्शन डी हैंड हेयर और हाई। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी अल्टा विस्टा, ऑप्शन सी साइंस डायरेक्ट और ऑप्शन डी ऑरकुट। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी साइंस डायरेक्ट जो है यह क्या है, सर्च इंजन नहीं है, शेष से सभी सर्च इंजन है। ठीक है, इसमें एक बार ये भी पूछा जाता है डक डक गो, तो डक डक गो भी क्या है, एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है। ऑप्शन ए एक्स्ट्रानेट, ऑप्शन बी इंट्रानेट, ऑप्शन सी वेबनेट और ऑप्शन डी इंटरनेट। तो नेटवर्कों का नेटवर्क जो कहा जाता है वो कहा जाता है इंटरनेट को। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कौन से MS वर्ड फीचर टेक्स्ट ब्लॉक की शुरुआत में एक अक्षर को 2 या 2 से अधिक पंक्तियों में बड़ा करने में सक्षम बनाता है। ऑप्शन ए वर्ड आर्ट, ऑप्शन बी ड्रॉप कैप, ऑप्शन सी पुल नोट्स और ऑप्शन डी टैब स्टॉप। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप जो होता है वो MS वर्ड फीचर में टेक्स्ट ब्लॉक की शुरुआत में एक अक्षर को 2 या 2 से अधिक पंक्तियों में बड़ा करने में सक्षम है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन एक वैध ईमेल एड्रेस नहीं है। ऑप्शन ए रेखा मेनन @gmail.com, ऑप्शन बी नरसिमा @outlook.com, ऑप्शन सी विकास @vikas.in और ऑप्शन डी अनुराधा.banerjee.ms.in। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है वैध ईमेल नहीं है, शेष से सभी वैध हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन से प्रतीकों का उपयोग MS एक्सेल कोष्ठक में सूत्र को डालने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए $, ऑप्शन बी प्लस, ऑप्शन सी हच और ऑप्शन डी इक्वल टू। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी इक्वल टू। तो MS वर्ड में, MS एक्सेल में कोष्ठक में सूत्र डालने के लिए इक्वल टू का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एक आउटगोइंग ईमेल के अंत में स्वचालित रूप से जोड़े गए टेक्स्ट के एक ब्लॉक को डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए अटैचमेंट, ऑप्शन बी सिग्नेचर, ऑप्शन सी डिस्क्रिप्शन और ऑप्शन डी एन्क्रिप्शन। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी सिग्नेचर। एक आउटगोइंग ईमेल के अंत में स्वचालित रूप से जोड़े गए टेक्स्ट के एक ब्लॉक को
सिग्नेचर कहा जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए, प्रॉक्सी सर्वर टीसीपी या आईपी एड्रेस उपलब्ध कराता है। ऑप्शन बी, प्रॉक्सी सर्वर क्लाइंट से प्राप्त अनुरोध को अन्य सर्वरों पर अग्रेसित करता है। ऑप्शन ए, केवल एक सही है। ऑप्शन बी, केवल दो सही है। ऑप्शन सी, एक और दोनों सही है। और ऑप्शन डी, कोई सही नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही है। तो इसी के साथ हम लोग सेट नंबर 16 को विस्तार पूर्वक डिस्कस किए। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नए सेट के साथ।